तो आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए स्ट्रक्चर, जो कि सबसे ज्यादा जेनेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अभी तक जो भी आपकी कंसेप्ट थी कि जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वो क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट थी। वो कैसे चेंज हुई और डीएनए की डिस्कवरी हुई, ये सारी चीजें जो है आप नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जो टॉपिक है, इसमें आप पढ़ेंगे। पहले आपको जानना है कि, और ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, कि बायोलॉजिकल साइंस की जो बिगेस्ट डिस्कवरी है वो क्या है। बायोलॉजिकल साइंस की बिगेस्ट डिस्कवरी जो है वॉटसन और फ्रांसिस, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो कि 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर उन लोगों ने उसके बारे में और डीएनए के बारे में बताया। पर ये जानना है कि बिफोर वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक के पहले क्या, उसके पहले तक हमको ये पता था कि जीन्स जो है वो हेरिडिटरी फैक्टर्स है। उनको एग्जैक्टली वर्ड जो है मेंडल ने जीन्स नहीं यूज किया था, जीन्स टर्म जो हैंसन ने दी, मेंडल द्वारा जो यूज वर्ड था वो था फैक्टर। और ये फैक्टर जो था वो स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पर उसका फिजिकल नेचर अंडरस्टूड नहीं। जैसे अगर आपको ये पता है कि लाइट चली जाती है तो हमको जनरेटर से बिजली मिलती है, तो जनरेटर से बिजली मिलती है, सीधे सीधे है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये उसका प्रिंसिपल है। पर उसका फिजिकल नेचर क्या है, वो किस चीज से मिलके बना है, ये पता लगाना होता है। किसी भी साइंटिफिक जो साइंस का जो भी ब्रांच होती है वो ये पता लगाती है कि किसी भी चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है। तो मेंडल का ये था कि हेरिडिटरी फैक्टर जो है वो हर स्पेसिफिक कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, पर उसका फिजिकल नेचर अंडरस्टूड नहीं था कि फिजिकली वो क्या है, हवा है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, वो फिजिकल नेचर अंडरस्टूड नहीं था। फिर उसके बाद ये भी पता था कि वन जीन और वन एंजाइम थ्योरी है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से और वो सारी चीजें जो क्रैक हो चुकी थी कि प्रत्येक एक जीन एक एंजाइम को कोड करता है। ये भी पता था, फोर्थ में जो लिखा है कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। और ये भी पता था कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। और इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए जिन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जो कि मेरे YouTube के लेक्चर पे लगा हुआ है। देयर वर 3 सेमिनल एक्सपेरिमेंट्स व्हिच प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो वो भी आप देख सकते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल हम किसको कहते हैं? हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से उनके देखने में और कैरेक्टर्स में क्यों सिमिलर होते हैं। सेकंड जो लाइन में क्या लिखा है, कुछ डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं जो इनहेरिटेड होती हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। तो ये कैरेक्टर कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है कि इट इज ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल। बट द रियल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दैट जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली। जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली है क्या चीज? ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, केमिस्ट्री है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये है क्या? पर ये तो जरूर है कि कुछ उसकी प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। एक तो इसका रेप्लिकेशन जो है बड़े ही उससे होना चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन अगर नहीं होगा तो एक सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल कैसे बनेगी। फिर इसका जो इनहेरिटेंस है वो बड़े हाई डिग्री ऑफ प्रेसिशन से होना चाहिए। जैसे अगर एक जनरेशन में प्लांट की हाइट इस तरह से है और फिर यहाँ पे ब्रांचिंग है, इस तरह से ब्रांचिंग का पैटर्न है, और फिर यहाँ पे फ्लावर है, और उसके बाद इसमें अगर मान लीजिए ये जो प्लांट है इसमें हम मान के चलते हैं कि इसमें हम मैंगो लगता है, तो मैंगो का मतलब कि इसकी जो अगली जनरेशन है वो भी मैंगो ही उसके फ्रूट्स में लगेंगे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगली जनरेशन में हमने कहीं से एप्पल पा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस है वो हाई डिग्री ऑफ प्रेसिशन से नहीं हुआ। उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपने को एक्सप्रेस करे, ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरी, इसमें हाईली वेरिएबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जीन फंक्शन के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटेरियल की। तो ये सब देखते हुए जब डीएनए का ये डिस्कवरी हो गई, कि जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको ये जानना है कि कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो दूसरा लेक्चर हमारा जो लगा हुआ है वो दिया हुआ है कि यूट्यूब पे, कि हाउ दिस
is proved that DNA is genetic material. There were 3 seminal experiments which were carried in sequence, initially by Griffith and later on by Hershey and Chase on bacteriophage, which proved that DNA genetic material. तो आप उसको देख सकते हैं. यहाँ पर हम कंसंट्रेट किस पे है? डीएनए के स्ट्रक्चर. डीएनए का जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम कहते हैं डबल हेलिक्स. अच्छा, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सबने लगभग देखा होगा, जितने भी 10th तक सब साइंस पढ़ते हैं. इसके जो साइड्स होते हैं वो पेंटोस शुगर फॉस्फेट के जो लिंकेजेस होते हैं उससे बनते हैं, जो साइड्स हैं, जो अभी आप देखेंगे डिटेल में. और सेंटर में इसके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. मतलब अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से देखें तो स्टेप और लैडर वाला मॉडल अगर हम देखते हैं तो डीएनए के जो साइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें फॉस्फेट विथ शुगर, फॉस्फेट शुगर का लिंकेज इस तरह से आपको प्रेजेंट दिखेगा. किसमें दिखेगा? जो डीएनए के साइड की जो चेन है, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो साइड में ऐसे दौड़ रहा है, ये शुगर फॉस्फेट का आपको इस तरह से दिखेगा. इसके बीच में क्या है? इसके बीच में नाइट्रोजनस बॉन्ड्स है. ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसके बीच में यहीं पे जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक है. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको हम बता रहे हैं. अब देखिए, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डाइफ्रैक्शन स्टडीज एक्सरे फोटोग्राफ का लिया डीएनए क्रिस्टल का, और उसने पाया जो चीज उसने डिस्कवरी की एक्सरे डाइफ्रैक्शन में, उसको फिर वॉटसन एंड क्रिक अपने अगले एक्सपेरिमेंट में लेके गए और उन्होंने इस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड के बारे में बताया कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए का फुल फॉर्म पहले तो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये एक पॉलीमर है और बहुत सारे मोनोमर से बनता है. पॉलीमर जैसे कि हमने कहा कि स्टार्च एक पॉलीमर है, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? वो ग्लूकोज होगी. तो मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर कॉल्ड स्टार्च. तो उसी तरह मेनी न्यूक्लियोटाइड्स दे form together nucleotide chain which is known as deoxyribonucleic acid. तो ये तो क्लियर हो गया कि डीएनए जो है सब यूनिट से बना होता है जिसको कि हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. अब हमको ये जानना है कि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ लिखा हुआ है, इस एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है. तो एक न्यूक्लियोटाइड में होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा 5 कार्बन शुगर, और तीसरा जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है. बारी बारी से हम इसको देखेंगे कि कैसे होता है, और यहीं पे आपको क्लियर कट ये स्मॉलेस्ट आपको लेक्चर मिलेगा डीएनए स्ट्रक्चर का. तो न्यूक्लियोटाइड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? पेंटोज शुगर है. पेंटोज शुगर का मतलब आप जानते हैं कि एक शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे मिलके बना होता है? दो ही चीज उसमें होती है, कार्बन और हाइड्रोजन. पर यहाँ जो पेंटोज शुगर है वो 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलके बना है. और इसमें आपको ये 2 फिगर दिखाया गया है, फिगर फर्स्ट और ये फिगर सेकंड. तो आप इस फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड को अगर हम लेजर पॉइंटर से दिखाएं तो आप देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है. तो बनाना तो बहुत सिंपल है, अभी बगल में आपको डायग्राम बना के भी दिखा देंगे. तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4 और 5वां ये CH2OH के पास जो कार्बन है ये 5 कार्बन शुगर है, इसीलिए इसका नाम जो है वो पेंटोज शुगर बोला जाता है. अब इसको अगर बनाने के लिए आपको इजीएस्ट अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक पेंटागन बनाना है. आपको सिंपली एक पेंटागन बनाना है. पेंटागन बनाना मेरे ख्याल से सबको आता है. तो आप सिंपली एक पेंटागन बना देंगे, और पेंटागन बनाने के बाद आप उसमें क्या करेंगे? उसके सेंट्रल में यहाँ पे ये जो सेंट्रल पोजीशन है उसमें आप कभी भी पेंटोज शुगर बनाना आपको दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे आपने ऑक्सीजन बना दिया. अब जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां आप लाइन खींच के, कार्बन की वैलेंसी सबको पता है क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो बायोलॉजिकल साइंसेस यानी बॉटनी जूलॉजी वाले भी पढ़ते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी पढ़ते हैं. तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के सारे लोगों को बॉन्डिंग का और जो वैलेंसी सेटिस्फाई करने का तरीका सबको पता होगा. और उसके बाद इसमें HOH 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 आप लिंक करते गए, और यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि 5th कार्बन जो है वो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे 5वां कार्बन आपका प्रेजेंट है, क्योंकि ये 5th कार्बन और 3rd कार्बन ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या फर्क है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जब आप राइबोज शुगर देखते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। पर जब भी आप डीऑक्सीराइबोज देखते हैं यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया, तो इसीलिए इसका नाम जो है सीधे सीधे 2-डीऑक्सीराइबोज हो गया। यानी सेकेंड पोजिशन से ऑक्सीजन का एलिमिनेशन 2-डीऑक्सीराइबोज को सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन का जो एलिमिनेशन है वो 2-डीऑक्सीराइबोज को क्या बना देता है, राइबोज बना देता है। सिंपली आपको क्या देखना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सेकेंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है यही माइनस हो गया। सेकेंड पोजीशन पे ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये माइनस हो गया। माइनस हो गया मतलब माइनस O, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे माइनस हो गया, जिसकी वजह से राइबोज जो है वो क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज बन गया। तो ये डिफरेंस होता है आपके राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में। अगर सिंपली आप देखें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोज और तो आपको इस तरह से डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब सेकेंड पोजीशन से, जहां भी सेकेंड पोजीशन से आपका ऑक्सीजन निकल गया, माइनस हो गया, तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोज। तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है कि नंबरिंग ऑफ पेंटोज शुगर। नंबरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें कि नंबरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है पेंटोज शुगर की, हम नंबरिंग के बारे में क्यों हम जाने कि क्या इसका महत्व है। तो आपको ये पता होगा कि जब भी आप डीएनए के स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इस तरह से एक स्ट्रैंड बना दिखता है, जिसकी एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन जो है आपको इस तरह से दिखता है। जब भी आप डीएनए के स्ट्रैंड के बारे में देखेंगे तो आपको एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन दिखेगा इस तरह से, और दूसरा स्ट्रैंड जब आप डीएनए का देखेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है आपको दिखेगा हमेशा इस तरह से, किसी भी किताब में दिखेंगे। और लिखा हुआ लिखेगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल है। एक स्ट्रैंड जो है उसका डायरेक्शन 5 प्राइम 3 प्राइम में, और दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन जो है वो 3 प्राइम 5 प्राइम पे। ये हमने लिख दिया 3 प्राइम 5 प्राइम। ये हमेशा आपको डीएनए के स्ट्रैंड में लिखा दिखेगा। ये जो 5 प्राइम 3 प्राइम ये आया कहां से, ये आया है यहीं पे डीएनए का जो पेंटोज शुगर का जो नंबरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि इसमें अगर सेंट्रल पोजीशन पे हम ऑक्सीजन को देख ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से पांचों की नंबरिंग करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। सेंट्रल पे ऑक्सीजन हो गया, क्लॉकवाइज चले 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए कि कार्बन जो पेंटोज शुगर के जो कार्बन है उसमें पांचवा और तीसरा ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये आप आगे देखेंगे। तो पहला कंस्टिट्यूएंट तो हो गया पेंटोज शुगर। दूसरा कंस्टिट्यूएंट क्या है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट जो है डीएनए का वो नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसेस को हम 4 नाइट्रोजनस बेसेस यहां प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जिसमें से जो थायमिन बेस है वो रिप्लेस हो जाता है आरएनए में यूरैसिल से। बस यही अंतर है कि नाइट्रोजनस बेस जो 4 प्रेजेंट हैं डीएनए में वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और वही नाइट्रोजनस बेस अगर हम आरएनए में देखें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरैसिल प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको हम अभी डिटेल में बता रहे हैं। तो अगर हम नाइट्रोजनस बेस को देखते हैं तो नाइट्रोजनस बेस क्या है, सिंपली ये बेंजीन रिंग है। तो 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट है। एक तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको किस बनाने का, जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हैं एकदम सीधे उसी तरह बेंजीन रिंग आपको बना देना है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। कोई भी स्टूडेंट इस फिगर को देख के बिल्कुल भी नहीं डरने की कोशिश करें। ये देखिए पॉइंटर से पावर पॉइंट के बन जा रहा है, तो आप सोचिए पेंसिल से आप कैसा बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक पहले बेंजीन रिंग बना देनी है, और बेंजीन रिंग बनाने के बाद फिर यहीं पे वैलेंसी वाली बात आएगी, तो आप अल्टरनेट उसको डबल बॉन्ड कर दीजिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर देंगे तो अपने आप आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप देखिए 2 तरह की रिंग है, एक तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा डबल रिंग स्ट्रक्चर है। जब हमको इसको डबल रिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पेंटोज और बना देंगे। जैसे पेंटोज अभी उधर आप बनाए थे ना, वही पेंटोज आप इस तरह से यहाँ पे और बना देंगे।
तो आपका क्या हो जाएगा, इस पेंटोज के बनाते ही जो है ये बेंजीन रिंग जो है, यहाँ पे जैसे ही आप पेंटोज बनाएंगे ये बेंजीन रिंग जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो जैसा कि आपको नीचे यहाँ देखने को मिला है। फिर आप यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए और आप जितने भी, जैसे आप बेंजीन का फॉर्मूला लिखते हैं तो नाइट्रोजन रहता है, तो ये उसी तरह नाइट्रोजनस बेस है। आपको ख्याल क्या रखना है, नंबरिंग का ख्याल रखना है। एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डीएनए में जिसको हम पायरिमिडिन कहते हैं, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम प्यूरिन कहते हैं। पायरिमिडिन की जो नंबरिंग है वो सेंट्रल पोजीशन के नाइट्रोजन से होगी। आप देखिए लेजर पॉइंटर से यहां हम दिखा रहे हैं, पायरिमिडिन की नंबरिंग सेंट्रल पोजीशन के नाइट्रोजन से होगी और इस तरह से 1 2 3 4 5 6, आप लेजर पॉइंटर को देखिए 1 2 3 4 5 6। पर प्यूरिन की मतलब ये बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन से शुरू हुई और क्लॉकवाइज चल रही है, आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहा है। पर प्यूरिन रिंग की नंबरिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने सबसे लेफ्ट वाले नाइट्रोजन को उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से आपने नंबरिंग कर दी तो केमिस्ट्री के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और केमिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है जो 12th तक सब लोग पढ़ते हैं। तो अब ये सवाल ये उठता है कि यहीं पे क्वेश्चन है कि पायरिमिडिन की नंबरिंग और प्यूरिन की नंबरिंग क्यों इस तरह से उल्टी हो रही है, एक में आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एक में आप एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर ये है कि अगर आप ऐसे देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या बताता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा भी आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि डीएनए में हमेशा एक प्यूरिन जो है बेस वो एक पायरिमिडिन बेस से अटैच होता है। एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थायमिन से होगी। आपने बहुत जगह डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आपको हमेशा पता होगा कि एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थायमिन से होती है। हम स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं और उस क्यों ऐसा है ये भी बता रहे हैं। और साइटोसिन की जो पेयरिंग है वो ग्वानिन से होती है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि डीएनए में प्यूरिन बेस कौन कौन से हैं और पायरिमिडिन बेस कौन कौन से हैं। तो प्यूरिन बेस डीएनए में सिर्फ 2 हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, ये 2 प्यूरिन बेस है। और अगर हमको पायरिमिडिन बेस को याद करने के लिए लिखना है तो हमको एक सिंपल चीज याद है कि हम लिख देते हैं कट, कट लिखते हैं ना चाकू वाला कट, CUT। तो C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल एंड T फॉर थायमिन। तो अब आपको ये पता है कि डीएनए के जो 2 बेसिस हैं उसमें एक प्यूरिन की हमेशा पायरिमिडिन से होती है। तो इस नंबरिंग का रिलेशन वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जब दोनों अटैच होंगे तो क्यों एक में क्लॉकवाइज होता है और क्यों एक दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है। तो अभी तक आपको क्या पता चला, एक तो पेंटोज शुगर है, दूसरा डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 2 तरह के हैं, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम पायरिमिडिन कहते हैं और एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम प्यूरिन कहते हैं। और उसके बाद जो है इसके क्या स्ट्रक्चर बेसिक है, अब आप देखिए। नंबरिंग आपको याद करने के लिए क्यों कही गई थी, नंबरिंग आपको याद करने के लिए इसलिए कही गई थी कि अगर आप नंबरिंग याद कर लेंगे तो जैसे ही आप साइटोसिन बना लेते हैं आप सेकंड तुरंत यूरेसिल भी बना लेंगे और थायमिन भी बना लेंगे। ध्यान से देखिए क्या है, पहले आपने पायरिमिडिन रिंग बना दी, साइटोसिन के स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन में चूंकि नंबरिंग आपने देखी थी तो हम क्या नंबरिंग किए थे, हम नाइट्रोजन को 1 यहां नंबर किए थे, 2 यहां नंबर किए थे, ठीक, और 3 यहां नंबर किए थे। हमने वहां जो प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे तो इस तरह से हमने नंबरिंग की थी। तो यहाँ और यहाँ पे फिर 4 हमने लिखा हुआ था। तो साइटोसिन का फॉर्मूला बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह है, क्या, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडिन है, मतलब सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है और फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच है। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका, 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडिन। अब इसी को उठा के ले आइए आप यूरासिल के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे यूरासिल के स्ट्रक्चर में आपने क्या किया है, 4 अमीनो को आपने हटा दिया है, उसकी जगह क्या आ गया, उसकी जगह 4 ऑक्सी आ गया है। बस ये दोनों में अंतर है साइटोसिन और यूरासिल में, यानी आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर आप तुरंत बना लेंगे। साइटोसिन में जहां आप 2 ऑक्सी और 4 अमीनो लिखते हैं, यहाँ 2 ऑक्सी 4 ऑक्सी है, तो क्या हो जाएगा, यूरासिल। और हमने पहले ही आपको बोला कि पायरिमिडिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिख लीजिए CUT और इसको इसी सीक्वेंस पे याद करिए, CUT कट, इसलिए क्योंकि आप साइटोसिन बनाते ही आप यूरासिल भी बना लेंगे और आप थायमिन भी बना लेंगे। अब देखिए साइटोसिन में 4th अमीनो पोजीशन को हटा के हमने 4 ऑक्सी पोजीशन लगा दिया तो यूरासिल हो गया। अब इसको एज इट इज हम ले गए हैं, यूरासिल को हम एज इट इज उठा के यहां ले गए
और हमने बस क्या किया, एक एक्स्ट्रा हमने 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। क्या लगा दिया? 5th पोजीशन पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो क्या बन गया? थायमिन। तो इस तरह से आप CUT कट जो है वो आप दोनों बना लेंगे। तो इन केस अगर आप कभी लिखते हैं, कहीं लिखते हैं, तो आपको साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन का एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल बेंजीन रिंग्स है और दिस इज नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एज ऑफ प्यूरिन। अब चलिए देखते हैं दूसरे तरह का जो नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए में कौन सा प्रेजेंट है। तो जो दूसरा नाइट्रोजनस बेस है उसको हम प्यूरिन कहते हैं, जिसमें 2 बेसेस है, एडेनिन और ग्वानिन। इसका क्या बेसिक अंतर है? इसका बेसिक अंतर है कि पहले ही हमने आपको बेसिक अंतर बता दिया था कि इसकी नंबरिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज शुरू होती है। इसकी जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज शुरू होती है, मतलब आप साइड वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग करिए तो 1, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 2, फिर उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन नंबर 3, फिर यहाँ नाइट्रोजन नंबर 4, फिर यहाँ नाइट्रोजन नंबर 5 और यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 6 है। अब आप पूछेंगे कि ये नंबरिंग आपको जानना क्यों जरूरी है? इस नंबरिंग जानने से आप दोनों का फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप स्ट्रक्चर बना देंगे। क्यों? क्योंकि एडेनिन का फॉर्मूला क्या है? 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन आपने बनाया तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे, यहाँ पे ये 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है। अब ये आप बना लेंगे तो आप तुरंत ग्वानिन बना लेंगे। कैसे बना लेंगे कि जो 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप था उसको आप कहां ले आए? उसको आप ले आए 2nd पोजीशन पे अमीनो ग्रुप जो है उसको आप ले आए, 2nd पोजीशन पे अमीनो ग्रुप ले आए और 6th पोजीशन ऑक्सी से ऑक्यूपाई हो गई, तो ग्वानिन का फॉर्मूला आप लिख लेंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि एडेनिन अगर आपको बनाना आता है तो आप ग्वानिन बना लेंगे। तो ग्वानिन का फॉर्मूला क्या है? 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। अब तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, डीएनए में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट बताए गए थे, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप्स जो है, एक फॉस्फोरस है जो कि सिंगल बॉन्डेड है 3 ऑक्सीजन से और 1 ऑक्सीजन से। यहाँ पे आप देख रहा होगा कि लेजर पॉइंटर से आप देखिए तो ये 1 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड है, इससे सिंगल बॉन्डेड है, इससे सिंगल बॉन्डेड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पर ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन छूटे हुए हैं इसकी वजह से ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, फॉस्फेट बैकबोन जो डीएनए मॉलिक्यूल की है उस पे प्रेजेंट है। अगर हम पूरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से ये लिंक है। अब यहाँ पे नंबरिंग का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। पेंटोज शुगर में आपने देखा 1 2 3 4 5, ये 5th पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएंगे। दोनों नाइट्रोजनस बेस, चाहे आपका एडेनिन अटैच हो सकता है या थायमिन हो सकता है या साइटोसिन हो सकता है या ग्वानिन हो सकता है डीएनए में, क्योंकि एट ए टाइम एक ही नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। और वो कहां से? वो यानी जो लिंक करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? लिंक करने वाला मॉलिक्यूल ये आपका शुगर, पेंटोज शुगर है। यही लिंक कर रहा है किसको किसको? फॉस्फेट ग्रुप को एक साइड में 5वें कार्बन से और फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस को लिंक कर रहा है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल यूनिट है जो डीएनए को हम कहते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीमर व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंड टुगेदर बाय बॉन्ड्स। तो वो न्यूक्लियोटाइड का एक सिंगल स्ट्रक्चर इस तरह से है, एक फॉस्फेट, एक 5 कार्बन और एक नाइट्रोजनस बेस। और कैसे कैसे लिंक है ये आप देख लीजिए, तीनों को अलग अलग भी दिखाया है। ये नाइट्रोजनस हो गया, ये यहाँ पे 5 कार्बन हो गया और ये यहाँ पे फॉस्फेट, कोवैलेंट बॉन्ड से ये लिंक है। अब यहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड हमने बताया तो इसका मतलब बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, उनके बीच में है। तो एक इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि फॉस्फोरस एटम्स के बीच में है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि एक एटम मॉलिक्यूल से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज से अटैच होता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है? कोवैलेंट बॉन्ड जो है शुगर और फॉस्फेट, दो जो न्यूक्लियो, यहाँ पे देखिए लाइन से अब ये डीएनए की चेन बन गई। ये जो आप जो डीएनए की चेन का स्ट्रक्चर देखते थे वही डीएनए की चेन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप बना दीजिए तिरछाई, चलिए हम बनाते हैं। ये डीएनए की चेन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब डीएनए की चेन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो शुगर, इसमें एक तरफ जो है शुगर फॉस्फेट है, ये देख रहे हैं, ये शुगर। यहाँ पे वो जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड आप देखे थे ना, ये है आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। 1 कार्बन से क्या है? फर्स्ट कार्बन से ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है।
और यहीं पे दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड यहां से शुरू हो गया है। तो आप देख रहे होंगे कि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दो डबल रिंग से जुड़ रहा है, एक सिंगल रिंग एक डबल रिंग, जो कि सीधे सीधे क्लियर कट बताता है कि वन प्यूरिन इज अटैच विद वन पायरिमिडिन ब्रिज। अब इसमें देखिए कहीं पे 3 दिखाया है और कहीं पे 2 दिखाया है। आप ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, यही पूरा स्ट्रक्चर जो है डीएनए का एसेंस है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, 3 जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे हैं आप समझ लीजिए साइटोसिन और ग्वानिन है। 2 जहां भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं वहां आप समझ लीजिए एडेनिन की बॉन्डिंग थायमिन से होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। और ये जो शुगर फॉस्फेट मॉइटी है इसमें क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो बना रहे हैं। तो अब देखिए इस स्लाइड से आपको शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि क्यों पेंटोज शुगर की हम नंबरिंग कर रहे थे, क्यों नंबरिंग हमने की। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, लेजर पॉइंटर को देखिए, 5वें कार्बन का पेंटोज शुगर का जो 5वां कार्बन है वो दूसरे पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन से लिंक हो रहा है और उसके बीच में क्या आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है। ये फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है जो कि एक यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड से जब दूसरी न्यूक्लियोटाइड शुरू होगी, क्योंकि डीएनए एक पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, तो इसको जो बॉन्डिंग कहां से शुरू होगी, ये 5वां कार्बन यहां से तीसरे कार्बन से लिंक होगा। फिर आइए सेकंड न्यूक्लियोटाइड पे, सेकंड न्यूक्लियोटाइड में ये देखिए लेजर पॉइंटर, ये 5वां कार्बन है, ये किससे लिंक होगा, ये तीसरे कार्बन से लिंक होगा। फिर आइए थर्ड न्यूक्लियोटाइड में, यहाँ पे ये 5वां कार्बन है, ये 5वां कार्बन फिर आगे एक तीसरे से लिंक होगा। इसी की वजह से डीएनए के स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम एक में रहती है और दूसरे में 3 प्राइम 5 प्राइम रहती है। यही इसका एसेंस है, क्योंकि जो एक पेंटोज का 5th कार्बन है वो दूसरे पेंटोज के 3rd कार्बन से अटैच होता है। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेसेस है। अब आप ध्यान से देखिए तो ये डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है ये इस तरह से तिरछा, ये डीएनए के एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रैंड में यहाँ पे आ गया एक नाइट्रोजनस बेस, अब ये दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, अब यहीं पे ये इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, दूसरा कार्बन का दूसरा स्ट्रैंड जो है डीएनए का यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो ये पहले वाले स्ट्रैंड का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो नीचे वाला स्ट्रैंड है उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखा रहा है। तो दूसरे वाले में भी इसी तरह से दोनों लिंक हो जाएंगे। तो डीएनए जो है वो क्या है, अल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट है। तो इसमें कोवेलेंट शुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है इसी को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ईस्टर ग्रुप अटैच है। ये देखिए यहाँ पे एक है ऑक्सी ग्रुप और इधर ये, तो 2 ईस्टर ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इसलिए इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंक। और ये फॉस्फोडाइस्टर लिंक किसको किसको लिंक करता है, 5th कार्बन एक शुगर मॉलिक्यूल का 3rd कार्बन नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल से लिंक करता है, जिसकी वजह से हमेशा लिखा जाता है, आप देखते होंगे कि हमेशा लिखा जाता है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो होती है वो रिवर्स होती है, यानी कि 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो ये शुगर फॉस्फेट इसका जो कारण है वो शुगर फॉस्फेट का। आप यहीं पे देखिए इस स्लाइड से आपको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। एक में अंत में SIGE है सफिक्स और एक में TIGE है। क्या अंतर है, जब एक नाइट्रोजनस बेस सिर्फ शुगर के साथ लिंक होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और पर जब इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है वो भी लिंक हो जाता है तो ये तीनों मिला के क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो एक बेसिक यूनिट है, पर न्यूक्लियोसाइड भी होता है जिसमें हम नाइट्रोजनस बेस और शुगर को लिंक करते हैं, तो हमारा क्या होता है वो न्यूक्लियोसाइड होता है। अब देखिए एक तो आपने यहाँ पे पढ़ा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, उसके बाद आपने कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का वो देखा आपने, फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, और अब यहाँ पे आपको एक तीसरे तरह का बॉन्ड दिख रहा है। कौन सा बॉन्ड है तीसरे तरह का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, सीधे सीधे देखिए कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है नाइट्रोजनस बेस से लिंक कर रहा है शुगर को। तो ये तीसरे तरह का भी बॉन्ड आपने यहाँ पे देख लिया, यानी एक फॉस्फोडाइस्टर कोवेलेंट बॉन्ड ये प्रेजेंट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और तीसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो अब ये क्लियर कट स्ट्रक्चर है जो वहां स्लाइड दिखाई गई है, जो उसमें इस तरह से डीएनए का डबल हेलिक्स दिखता है, जिसमें एक थाइमिन है, एक एडेनिन है, एक ग्वानिन है, एक साइटोसिन है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है, ये ब्लू वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये फॉस्फोडाइस्टर यानी CpCp, अगर इसको कायदे से लिखें तो ये CpCp है। और बीच में जो ये प्रेजेंट है, ये जो लेजर पॉइंटर से देखिए, ये जो बीच में प्रेजेंट है या लेजर पॉइंटर, इससे आप देखिए तो बीच वाला जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यानी यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है तो इसका मतलब एडेनिन थाइमिन से लिंक होगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो इसका मतलब साइटोसिन ग्वानिन से लिंक होगा। और ये देखिए बगल में कलर को इलेबोरेट भी किया गया है। जो ग्रीन कलर है वो साइटोसिन है, जो पर्पल कलर है वो ग्वानिन है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक है। फिर उसी तरह रेड कलर जो है वो थाइमिन है, और ग्रीन जो है वो एडेनिन है, तो वो 2 डबल बॉन्ड से लिंक है। तो इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की ये स्लाइड है। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड होगा तो अगर एडेनिन से मिल के बना है, राइबो न्यूक्लियोस मतलब उसमें जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज है, तो वो बनेगा एडेनोसिन, साइटिडिन, ग्वानोसिन, यूरिडिन। और अगर हम पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो वो बनेगा डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडिन, डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीथाइमिडिन। इसमें एडेनिन लिंक हुआ, इसमें साइटोसिन लिंक हुआ, इसमें थर्ड वाले में ग्वानिन लिंक हुआ, और फोर्थ वाले में यूरेसिल लिंक हुआ। उसी तरह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में यूरेसिल तो प्रेजेंट होता नहीं है। जब एडेनिन प्रेजेंट है तो डीऑक्सी एडेनोसिन, जब साइटोसिन प्रेजेंट है तो डीऑक्सीसाइटिडिन, फिर डीऑक्सीग्वानिन, और फिर डीऑक्सीथाइमिन। उसी तरह अब आते हैं, देखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम क्या नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर वो आरएनए में है तो उसका नाम होगा एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड मतलब एडेनिन के साथ लिंक, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। उसी तरह अब आइए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलाइक एसिड, और चूंकि यूरेसिल नहीं प्रेजेंट है तो उसकी जगह थाइमिन प्रेजेंट है, तो इसका नाम डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड होता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का नोमेनक्लेचर। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है कि डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड है, वही जो चीज आपको पढ़ा चुके हैं वो वहां यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलके बने हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को देखिए 5COPOC3, वही जो वहां हमने आपको एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इतनी देर से जो कुछ भी आपको हमने पढ़ाया वो वॉटसन एंड क्रिक के ही डिस्कवरी का परिणाम है। ये दोनों जो है उन्होंने डीएनए के मॉडल पे काम किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की 1953 में। पर उसका जो केमिकल एनालिसिस है वो शारगाफ ने किया, इसलिए इसको शारगाफ रूल्स भी समटाइम्स बोलते हैं। शारगाफ रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन जो है वो हमेशा नंबर ऑफ पाइरिमिडिन के बराबर होगा। तो यानी डीएनए में हमेशा एडेनिन की क्वांटिटी थाइमिन की क्वांटिटी से बराबर होगी, और ग्वानिन की क्वांटिटी हमेशा साइटोसिन की क्वांटिटी से बराबर होगी। तो इस तरह से ये शारगाफ रूल है। एक्सरे का क्रिस्टलोग्राफी स्टडी जो है वो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किया था। चूंकि इनको इसी रिसर्च के दौरान, जब डीएनए की डिस्कवरी हो रही थी, तो इसी रिसर्च के दौरान जो है उनको कैंसर हो गया। नहीं तो डीएनए की जो एक्चुअल जो फिजिकल फोटोग्राफी जिसको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं वो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने की थी, जो कि एक लेडी साइंटिस्ट थी। पर कैंसर होने के बाद, चूंकि डेथ के बाद नोबेल प्राइज नहीं देते हैं, इसलिए नोबेल प्राइज जो है सिर्फ वाटसन एंड क्रिक को मिला। तो उन्होंने क्या बताया कि डीएनए का डायमीटर जो है 22 आर्मस्ट्रांग है, जिसमें 2 बेसिस जो है वो 3.4 आर्मस्ट्रांग पे प्रेजेंट हैं, और 10 बेसिस के बाद डीएनए एक टर्न लेता है 34 आर्मस्ट्रांग से, जो कि आपको आगे भी दिखाया जाएगा। तो फीचर्स ऑफ डीएनए के डबल हेलिक्स के हम समराइज कर देते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है 2 पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। जो दोनों स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, एक का 5 प्राइम दूसरे का 3 प्राइम। तीसरा क्या लिखा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ के फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जिसमें प्रेजेंट है उससे जोड़ के बना होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में आप देखेंगे। एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से लिंक है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से लिंक है। ये डीएनए के फीचर्स है डबल हेलिक्स के। इस तरह की बेस पेयरिंग को हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बड़ा वीक होता है और डीनेचुरेशन हो जाता है अगर पीएच हम बढ़ा देते हैं।
जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के वो राइट हैंडेड हेलिक्स में है। डीएनए के डबल हेलिक्स को राइट हैंडेड हेलिक्स में कहते हैं, मतलब टर्न जो है आप उसको राइट हैंडेड दिखेंगे। डायमीटर डीएनए का 20 आर्मस्ट्रांग है और ये कांस्टेंट है, इसीलिए एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन से लिंक होता है, क्योंकि अगर एक प्यूरिन से लिंक हो जाएगा तो डीएनए का स्ट्रैंड कहीं पे आपको इस तरह से, अगर हमने देखा कि एक प्यूरिन को हमने एक पायरिमिडिन से लिंक कर दिया तो डीएनए का स्ट्रैंड कहीं चौड़ा हो जाएगा, इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड आपको दिखेगा कहीं पे। इसको इरेज कर देते हैं, ये जो यहाँ लिखा गया है इसको चलिए हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये देखिए इरेज कर दिया हमने, तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, राइट हैंडेड है, डीएनए का डायमीटर जो है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक प्यूरिन जो है, ये हमने लिख दिया एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडिन से, पायरिमिडिन के लिए हमने पी वाई लिख रहा है, पी वाई लिखना बहुत मुश्किल होता है पीपीटी पे, तो यहाँ पे पी वाई हमने लिखा, इसको रब कर लीजिए, आर वाई नहीं है, ये पी वाई लिखा हुआ है। एक पायरिमिडिन जो है हमेशा एक प्यूरिन रिंग से लिंक होता है, इसीलिए डीएनए का जो डायमीटर है वो हमेशा आपको कांस्टेंट दिखता है, क्योंकि अगर एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन से लिंक होगा तो कहीं डीएनए आपको डीएनए इस तरह से दिखेगा, कहीं सकरा हो जाएगा जहां पे एक पायरिमिडिन से लिंक होगा, और फिर कहीं पे आपको डीएनए जो है इस तरह से चौड़ा दिखेगा जहां पे एक प्यूरिन डबल रिंग नाइट्रोजन की डबल रिंग से प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद पिच जो है डीएनए का, पिच मतलब एक सिंगल टर्न लेता है डीएनए, वो 34 आर्मस्ट्रांग का है और 10 बेसेस जो है एक टर्न में प्रेजेंट है, यानी दो बेसेस के बीच का स्ट्रक्चर, दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस जो है 3.4 आर्मस्ट्रांग होगा। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड के बेसिक फीचर्स, और वो वहीं आगे ये सब स्लाइड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एक स्लाइड है जिसमें डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बताया गया है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें राइबोज शुगर है। ये जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। यहाँ डीएनए में डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है, आरएनए में राइबोज प्रेजेंट है। डीएनए में जो थायमिन है उसको रिप्लेस करके आरएनए में यूरैसिल प्रेजेंट होता है। बाकी ये तीनों बेस कॉमन होते हैं, यानी कि इसमें एडेनिन भी प्रेजेंट होगा, गुआनिन भी प्रेजेंट होगा और साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा। बस अंतर क्या है कि जो डीएनए में थायमिन होता है उसकी जगह लेजर पॉइंटर को देखिए यूरैसिल प्रेजेंट हो जाता है। ये डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस है जो कि यहाँ इस स्लाइड में लिखा हुआ है। अब ये देखिए नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन का मिला वॉटसन एंड क्रिक को, विल्किंस को, इन लोगों ने स्टडी किया। एंड व्हाट अबाउट रोजालिंड फ्रैंकलिन, शी वाज अनफॉर्चुनेट एंड नॉट एबल टू रिसीव नोबेल प्राइजेस, क्योंकि नोबेल प्राइजेस का ये रूल होता है कि उसको डेथ के बाद नहीं दिया जाता है। तो 1962 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है वॉटसन एंड क्रिक और विल्सन को डीएनए की डिस्कवरी के लिए मिला, जिसमें वॉटसन एंड क्रिक का नाम हमेशा लिया जाता है